नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बड़ी बहस के इस खास सेगमेंट में आज बात होगी भगवा ध्वज के अपमान को लेकर। दरअसल कवर्धा जिले में भगवा ध्वज के अपमान का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। कवर्धा मामले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर बीजेपी नेता मुख्यमंत्री निवास के घेराव करने के लिए निकल पड़े। बड़ी बात है कि यह एक हाई प्रोफाइल घेराव था जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ सभी बीजेपी विधायक और सांसद शामिल थे। वही इस हाई प्रोफाइल घेराव में कई पूर्व मंत्री से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की उपस्थिति भी थी। वही घेराव के दौरान पुलिस ने बीजेपी नेताओं को सिविल लाइन थाने पर रोक लिया और सभी नेताओं की गिरफ्तारी कर उन्हें अस्थायी रूप से सिविल लाइन परिसर को जेल घोषित करके उसमें बंदी बना लिया गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जब आज छत्तीसगढ़ पहुंचे तो उन्होंने कवर्धा मामले में सरकार की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर भूपेश सरकार की पीठ थपथपाते हुए इस मामले को अच्छी तरह से संभालने का बयान दिया। वहीं पीएल पुनिया के बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया। बयान सुनवाते हैं आपको, फिर बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। सरकार ने इस पूरे मामले को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है और भारतीय जनता पार्टी को ये मौका नहीं दिया कि उसका दुरुपयोग कर सकें। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि हर मुद्दे को और विशेष रूप से जिसको सांप्रदायिक रूप देने का वो हमेशा कोशिश रहती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। नहीं, आप हमको बताओ, समय बताओ। थोड़ा सा आप एक काम करिए, हम लोग तो चाहते हैं कि दोष पानी के पास गया है थाने में, लेकिन सरकार को मालूम है कि जो दोषी लोग हैं उनके नाम आएंगे, उनको बचाने का प्रयास सरकार कर रही है और इसीलिए जानबूझ करके और बचना चाहते हैं, न्यायिक जांच नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको 5 बार लाठीचार्ज हुए, एट्रोसिटी लगाया गया, 17 लोगों को जेल में डाल दिया गया। ये तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? विधानसभा इस प्रकार मंत्रियों के आने के बाद जो वातावरण बिगड़ा है कवर्धा में, वो ऐसा कवर्धा क्षेत्र है जो शांति का टापू है। कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में कर रही है और इसीलिए हम लोग न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से निर्दोष लोगों के ऊपर में मुख्यमंत्री एफआईआर दर्ज करना, जेल में भेजना और जो दोषी है उनको बचाने का प्रयास ये सरकार कर रही है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग चाहते थे कि आज मुख्यमंत्री मिले, पहले से सूचना दी गई, कलेक्टर को हमने पहले से दिया है सूचना कि हम धरना देंगे वहाँ पर, हम बात करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जानबूझ करके यहाँ से गायब हुए हैं और आज सक्षम अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है। दुर्भाग्य का विषय है ये प्रदेश के लिए कि बहुसंख्यक समाज को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम ये सरकार कर रही है। तो अब ये मुद्दा लगातार गरमा रहा है। 3 अक्टूबर को ये पूरा विवाद सामने आया था, उसके बाद लगातार सियासी घमासान शुरू हुआ और विपक्ष की तरफ से ये मांग उठ रही जितनों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है वो वापस लिया जाए, सही तरीके से कार्रवाई हो, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो। वही सरकार के नेताओं ने यह कहा है कि बीजेपी हर एक मुद्दे को भूलने की कोशिश करती है और बढ़ा चढ़ाकर लोगों को भ्रमित करती है। डिबेट को ओपन करते हैं, हमारे साथ 2 विशेष पैनल जुड़े हुए, 2 गेस्ट जुड़े हुए हैं। अनुराग सिंहदेव जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, वही अंशुल मिश्रा जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वो भी जुड़े हुए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अंशुल मिश्रा जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या समस्या आ रही है सर, जब विपक्ष मांग कर रहा है कि सही तरीके से कार्रवाई हो, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो, तो आपकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि बीजेपी हर एक मुद्दे को भूलने की कोशिश करती है, मुद्दा विहीन है, इसलिए इस मुद्दे को भी सही तरीके से जो मुद्दे उठ रहे हैं उन्हें गलत तरीके से उठाने की कोशिश कर रही है। जी महोदय, बेशक मुझे वो लाइन याद आती है कि निष्पक्षता का आखिर सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, बीजेपी ये कहती है कि हिंदू राष्ट्र संगठनम खलु सनातनम। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी ये है कि अनेकता में एकता, ऐसे हिंदुस्तान की विशेषता। खैर, यह आइडियोलॉजी की बात है। मैं बीजेपी की बात करना चाहता हूँ। निष्पक्षता का महोदय सिद्धांत क्या होता है? निष्पक्षता का सिद्धांत ये होता है कि मैं कवर्धा जाता हूँ, आप कवर्धा जाते हैं, या बीजेपी के कोई भी नेता कवर्धा जाते हैं, वो सौहार्दपूर्ण जाते हैं, वहां पर पूरी एक गलियों में घूमते हैं,
किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती, शांति का माहौल बन जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि बीजेपी की राजनीतिक रोटियां उसमें सांप्रदायिकता वाली नहीं सेक पाती हैं, इसलिए वो उसमें निष्पक्षता की जांच करने के लिए कहते हैं। उनकी निष्पक्षता का सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ यही होता है। कवर्धा में आज इंटरनेट बंद नहीं है, जैसे जम्मू कश्मीर में आज तक इंटरनेट बंद है। कवर्धा में हिंदू मुस्लिम आज की डेट में नहीं हो रहा है, जैसे जम्मू और कश्मीर में आज हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। कवर्धा में आज किसी भी प्रकार का कोई भी असौहार्द माहौल की स्थिति नहीं है महोदय। आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूँ, लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर रह रहे हैं लोग, वहां पर कोई भी तानाशाही नहीं चलती। जैसे जैसे इनके दिए हुए राज्यों में जो इन्होंने केंद्र शासित राज्य बना है वहां पर हो रहा है। तो पहले इन्हें निष्पक्षता का सिद्धांत मान लेना चाहिए, तभी तो हम यह कहते हैं ना कि इनके खेमे में किस बात की गर्मी है। इनके खेमे में सिर्फ इस बात का मसला है कि हमारा छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री है ना वो तगड़ा है महोदय। ठीक है अनुराग जी, क्या मांगे हैं आपकी? और जब अंशु जी साफ तौर पर यहाँ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत तगड़े हैं और बड़े ही निष्पक्ष तरीके से कार्य हो रहा है, तो फिर विरोध किस चीज का हो रहा है सर? देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल के बाद एक ऐसी स्थिति निर्मित हुई जिसमें छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिले में कर्फ्यू लगाने की स्थिति आ गई। और कवर्धा में कर्फ्यू एक दिन नहीं, 5-5, 6-6 दिन लगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई। पूरे प्रदेश में वातावरण खराब हुआ। अब पुनिया जी बोल रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी बात जो इसका मूल है, मूल ये है कि नवरात्र के अवसर पर जो भगवा ध्वज लगाया जाता था हिंदू संगठनों के द्वारा और धार्मिक लोगों के द्वारा, उस भगवा ध्वज को सबसे पहले उखाड़ कर फेंकने का जो काम हुआ वो किसके शाह पर हुआ, जहां से ये शुरू हुआ पूरा उन्माद, सबसे पहले इस पॉइंट की जांच होनी चाहिए। दूसरा विषय ये है कि यदि आप देखें कि 91 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई कवर्धा प्रकरण में और 91 लोगों में यदि कहा जाए तो उसके बाद जो सामान्य धाराओं में लोग गिरफ्तार हुए और भी हमारे नेता जो जिनको अरेस्ट किया गया, बाद में नाम जोड़ा गया, आपको आश्चर्य होगा जेल दाखिले के बाद उनसे पहले उनके खिलाफ सामान्य धाराएं थी। जब वो जेल दाखिल हो गए, आत्मसमर्पण कर दिया कि भाई आपने हमारे खिलाफ केस रजिस्टर किया है, तो उसके बाद उनके खिलाफ, विजय शर्मा जी के खिलाफ, अन्य दुर्गेश देवांगन के खिलाफ, इनके खिलाफ, सबके खिलाफ एट्रोसिटी का मामला दर्ज हो गया। उसके खिलाफ, उनके खिलाफ 307 का मामला दर्ज हो गया। तो ये धाराएं बढ़ती गई। वो जितने दिन जेल में रहे, हर दिन धाराएं बढ़ती जाए। तो ये जो कंट्रोवर्सी, ये जो षड्यंत्र इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के रूप में ला रही है। और अभी मिश्रा जी तुलना कर रहे हैं J&K से। अरे कवर्धा को जम्मू कश्मीर नहीं बनाना है, कवर्धा को तो छत्तीसगढ़ का बहुत पुरातन शहर है। अनुराग जी आपने कहा J&K बनाने की बात कर रहे हैं आप। अनुराग जी आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण करने की राजनीति कर रही है, तो कांग्रेस तो ये भी कहती है कि बीजेपी जो है वो हिंदू तुष्टीकरण करने की राजनीति कर रही है। नहीं, इसमें तुष्टीकरण का तो मसला ही नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि 15 साल में कोई तुष्टीकरण नहीं हुआ। 15 साल में इस प्रकार की कोई बातें नहीं आई। कांग्रेस आई, तुष्टीकरण लाई और फिर कर्फ्यू लगाई। ये स्थिति है सर। तो जो सरकार ने सांप्रदायिकता वहां पर जिसको प्रोटेक्ट किया, जो इस तरीके के तुष्टीकरण करके लोगों के हौसले बढ़ाए, वहां पर जो भगवा ध्वज को निकाल के फेंक दे, कुचल दे, उसका अपमान कर दे, हिंदू संस्कृति का अपमान कर दे, तो भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ में है, थी और रहेगी। ये अलग बात है कि कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर वहां वकील खड़ा कर देती है, राम को काल्पनिक पात्र बता देती है। भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड में शुरू से राम मंदिर था, है और रहेगा, और हम राम मंदिर अंशुल जी भैया, हर एक विवाद को ये धार्मिक रंग देने का क्या मतलब है सर? महोदय, मैं बड़े भैया ने बहुत सारे प्रश्न किए और उनका जवाब बिंदुवार तरीके से देना चाहूंगा। नीचे से ऊपर में जाऊंगा। भैया ने सबसे पहले बोला कि धाराएं बढ़ा दी गई, तो भैया मैं आपका बिल्कुल धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। इतनी शक्ति ना कांग्रेस में है, ना हम में है, और ना किसी हिंदुस्तान के किसी नागरिक में है कि माननीय न्यायपालिका के लिए आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इसके लिए आपके लिए साधुवाद, ये आपके संस्कार हो सर। अरे थाना लगा रही है,
मेरे बीच में मत बोले। दूसरी बात, राम को काल्पनिक लगाने की बात कर दी थी, तो भैया आपके हिंदू राष्ट्र वाले ज्ञान में थोड़ी सी कमी है आपको मैं बता दूं कि राम भगवान जो होते हैं ना भैया, वो दो प्रकार से भक्ति का मार्ग होते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। जो निर्गुण होते हैं ना वह काल्पनिक मानते हैं, और सगुण जो होते हैं ना वो उनको उसमें सामने मानते हैं। तो यह कम से कम अपने आरएसएस की पाठशाला में एक बार दूसरों को बता दें। और तीसरी बात, भैया ने अभी ये कही ना कि पुनिया जी ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, तो यही आपका छद्म झूठा जो है ना, झूठवाद जो है, आप जिसके झूठवाद की राजनीति करते हैं, वह आपके श्रीमुख पर आ गया है। पुनिया जी ने यह नहीं कहा कि कुछ नहीं हुआ, पुनिया जी ने यह कहा है कि वहां जो हुआ, जिसको ये कंट्रोल किया गया, उसके लिए साधुवाद कर्फ्यू लगाने के बाद ठीक है अनुराग जी एक मिनट ठीक है। आप 70 लोगों की जेल की बात कही है, तो वहां पर किसी प्रशासन ने इसको नहीं किया। जो वहां पे पुलिस महकमा था, जो निष्पक्ष कार्य करता है, वह अमित शाह वाला महकमा की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है अंशुल जी ठीक है। उनने 70 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, वह एक डजंट मैटर है, वह एक अलग मैटर है। तो सर, ये जो सांप्रदायिक राजनीतिक रोटियां करने का जो आपके यहाँ पे आरएसएस के नागपुर में कार्यालय में काम होता है ना, वह कम से कम अंशुल जी अनुराग जी ने तमाम जो बातें कही उसका कार्ड तो आपने रख दिया। अनुराग जी ने यह भी तो कहा कि राम को काल्पनिक बताने वाले आपके ही पार्टी के एक बड़े नेता है। मैंने अब सर्वप्रथम उसी का जवाब दिया कि राम भगवान को प्राप्त करने के लिए दो रास्ते हैं, यह शास्त्र कहता है, अंशुल मिश्रा नहीं कहता है। एक सगुणता का सिद्धांत है और एक निर्गुणता का सिद्धांत है। थोड़ा सा अनुराग जी इसको पढ़ लें। और वही मैंने कहा कि आरएसएस को, मोदी जी को, और जो राम को काल्पनिक करने की बात करते हैं, थोड़ा सा उन्हें बता दें। सगुण में मतलब आप मूर्ति पूजा कर सकते हैं, और निर्गुण में आप उन्हें काल्पनिकता के सिद्धांत के अनुसार मान सकते हैं। यह मेरा संविधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। आप मूर्तियों में विश्वास नहीं रखते? की व्याख्यान संविधान के बहुत बड़ी अच्छी बात। ठीक है अनुराग जी, अपने आरएसएस को थोड़ा सा समझा लें। ठीक है अनुराग जी। अंशुल जी ने बहुत अच्छे से कांग्रेस का पक्ष रख दिया कि ये मूर्ति पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो मूर्ति पर कौन विश्वास नहीं रखता है? मैंने संविधान का पक्ष रखा, विश्वास नहीं रखता है। आप फिर आपको नमन का चश्मा लगा के और अंधभक्ति के आलम में बात कर रहे हो महोदय। मैंने ये कहा कि मैं मूर्ति पूजा पे विश्वास करता हूँ। हो सकता है आप निर्गुण हो तो आप काल्पनिकता पे विश्वास करते हो। महोदय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी बॉस। महोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वहां के मंत्री का मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। उन्होंने 500 करोड़ का पैकेज घोषित किया था राम सेतु को तोड़ने के लिए। यह सगुणता का निपुणता का सिद्धांत कहाँ से आ जाता है? तब आप ऊपर नमन का चश्मा क्यों लग जाता है? तब ठीक है आलम क्यों आ जाता है? ठीक है अंशुल जी जवाब तो सुन लीजिए। अनुराग जी बोलिए। मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता, वो क्योंकि लीगल मैटर रहेगा, और मैं इस विषय पे इसलिए क्योंकि सारी चीजें प्रमाणित है। इन्होंने एफिडेविट कहा, इन्होंने राम सेतु को तोड़ने का प्रोजेक्ट लाया जिसका बीजेपी ने विरोध किया, और आदि लाया। सर क्या झूठ बोल रहे हो सर? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने प्रोजेक्ट लाया था। सर कैसी बात कर रहे हो सर? रमन सिंह आप थोड़ा तो पूछ लीजिए सर। ठीक है अंशुल जी ठीक है, सुन लीजिए जी बोलिए। गुड का नारा आपने दिया था, हमने नहीं दिया था सर। अंशुल जी मेरी बात सुन लीजिए। सर मैं आपको सुनने ही बैठा हूँ महोदय। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर जो राजनीति चल रही है धर्मांतरण की, असांप्रदायिकता की या तुष्टीकरण की, भारतीय जनता पार्टी इसकी खिलाफत करेगी। कवर्धा में जो हुआ उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, न्यायिक जांच इसलिए होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई की। अरे पुलिस के अधिकारी तो बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहाँ भीड़ बढ़ा दी, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर आ गए। पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं। पुलिस निष्पक्ष क्या है? पुलिस तो आपके निर्देश पर काम कर रही है वहां, और एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, संघ के लोगों को और हिंदुओं को उठा उठा के बंद कर रही है। ये प्रताड़ित कर रही है आपकी पुलिस वहां पर, और आप बोल रहे हैं कि पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इस पूरे प्रकरण का, चूंकि पुलिस ने भी इस पर, पुलिस के उच्च अधिकारी ने भी टिप्पणी की और इसमें आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी उसका काउंटर कर रही है, और उसको हम कोर्ट में लेके जाएंगे। हम एक तरीके से निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। इसमें आपको क्या आपत्ति है? कांग्रेस लेकिन तैयार नहीं होगी। कांग्रेस तैयार नहीं हो सकती, कांग्रेस निष्पक्ष के लिए तैयार नहीं है। और कारण ये है कि यदि झीरम कांड में एक न्यायिक जांच की रिपोर्ट 4,500 पन्नों की आ गई, तो इनको उस न्यायिक जांच पर विश्वास नहीं है।
इन्होंने नया न्यायिक जांच के लिए कमेटी बना दी। अरे कवर्धा में भी एक कमेटी बना दीजिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। नहीं, ठीक है। मोहम्मद अकबर था। सर जवाब दूंगा, ठीक है। सर, ये भाषण हो गया हो तो जवाब दे दूं सर। ठीक है अनुराग जी। अंशुल जी ठीक जवाब दीजिए। महोदय जब आप करा रहे थे ना तो मैं सुन रहा था, तो आप ये कह रहे थे कि कवर्धा में सियासी राजनीति, धर्मांतरण की राजनीति, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की राजनीति पुनः गर्मा गई है। इस शब्द ने सब कुछ इस डिबेट का बयां कर दिया कि पुनः गर्माने का मतलब ये है कि इसके पहले सब कुछ शांत हो गया था, सब कुछ क्लियर हो गया था, लेकिन ये सत्ता के मद में वो जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने का भूपेश डाउ ने ब्रेक लगा दिया था। तो ये पुनः यानी बिल्ली खम्मा नोचे जैसे इनके लोग सामने आ गए, पुनः इन्हें कुछ ना कुछ राजनीति करने का मुद्दा ढूंढने के लिए प्रयासरत हो गए। यहाँ जो डी पुरेंद्रेश्वरी वाला वो थूकने वाला बयान इनको याद होगा। तो इनकी जो राजनीति करने का सिद्धांत है वह कहीं ना कहीं सेट होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मैंने आपको बताया ना मुख्यमंत्री तगड़ा है, तो जनता जनार्दन की सेवा करने का लिए हमारा सर्वोपरि है। लेकिन आजाद के साथ सर मैं बीच में बोला हूँ सर, मैं बीच में बोलूंगा तो सर आप नहीं बोलिए, मुझे अपनी बात को रखने दें, मुझे अपनी बात को रखने दें। तो ये कहीं ना कहीं फिर समस्या में आ गए। आपने बात उठाई धर्मांतरण की, साहब मैं आज भी इस चैलेंज के साथ, वादे और दावे के साथ यह कहना चाहता हूँ कि आज तक संपूर्ण हिंदुस्तान में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में नॉर्थ से लेके साउथ तक और वेस्ट से लेके ईस्ट तक एक भी आप मुझे ऐसा कारण बता दीजिए जहां पर धर्मांतरण हो रहा हो। मैं आपके संग साथ में चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन महोदय आपको सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना है। झीरम कांड की बात करी तो आपको झीरम कांड के लिए भी मैं आपका रमन का चश्मा उतारते हुए, राष्ट्रभक्ति बताते हुए मैं आपको यह बता देना चाहता हूं अनुराग भैया कि जब वो 7 साल हो गए हमने अपनों को खोया था, मैं उन आदमी को बता रहा हूं जो राष्ट्रभक्ति में जिन्होंने अपना अंगूठा तक नहीं कटवाया, राष्ट्रभक्ति में हमने अपने परिवार के लोगों की शहादतें दी है। दर्द हमें होता है सर, आपको नहीं होता है सर, क्योंकि आप जब अंगूठा माफीनामा देने वालों के लिए कभी दर्द नहीं होता, गोडसे के अनुयायी लोगों को कभी दर्द नहीं होता, जो गांधी के अनुयायी होते हैं ना, जो छाती पे गोली खाते हैं ना महोदय, दर्द उनको होता है। ठीक है। 8 साल हो गए, 8 साल हो गए, आज तक झीरम कांड के लिए रिजल्ट नहीं आया था, तो मजबूरन हमें एक SIT का गठन करना पड़ा। ठीक है अंशुल जी, ठीक है जवाब ले लीजिए अंशुल जी। ठीक है जवाब ले लीजिए। ठीक है अंशुल जी, स्वतंत्रता की आप बात करिए, किसानों की आप बात करिए, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार की। आप हिंदू और मुस्लिम की बात क्यों करते हैं? आप हर एक व्यक्ति की बात करिए ना, सर्वोदय की बात करिए ना, हर एक इंसान की बात करिए ना महोदय। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम, अरे किस कांग्रेसी ने गोली खाई? आपको पता है सर? अरे स्वतंत्रता की लड़ाई में बता दो आप। ठीक है, किसने कारावास झेला? ठीक है अंशुल जी, ठीक है जवाब ले लीजिए। जेल में गया? बिल्कुल मैं बीच में डिबेट में टूकता नहीं हूँ सर, आपका जवाब है। आप नहीं आप स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, आजादी की बात कर रहे हैं, कुर्बानियों की बात कर रहे हैं, तो आप ही बता दो ना, आप बता दो किस कांग्रेसी ने गोली खाई स्वतंत्रता आंदोलन में? वो कौन सा कांग्रेसी जो था वो जाकर सेल्यूलर जेल में चला गया? बता दो। सावरकर की बोली बोल रहे हो सर? अच्छा आप बता दिए सर, गांधी को मानते हैं गोडसे को? गांधी चला गया, गांधी की गोड से आप विषय बदल, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। गांधी छोटा भाई होने के नाते, दलगत राजनीति से ऊपर हटने के नाते मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान में आप गांधी को मानते हैं कि गोडसे को मानते हैं सर? सीधा प्रश्न, सीधा जवाब दे दीजिए। आपका छोटा भाई हूँ सर, इतनी तो मोहब्बत आप मुझसे करते हो। गांधी की गोडसे सर आप जवाब नहीं दे पाएंगे सर, आप लोग माफीनामा वाले व्यक्ति है सर। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, जिम्मेदार न्यूज चैनल के माध्यम से एक सलाह देना चाहता हूँ। आप विकास की बात करिए, आप 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार की बात करिए, 300 स्मार्ट सिटीज का वादा किया था उसकी बात करिए, 2800 रुपए जो हम समर्थन मूल्य देने जा रहे हैं आप उसकी बात करिए, बना रहे हैं उसकी बात करिए, रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उसकी बात करिए, बेरोजगारी दर को आप 2% आप उसकी बात करिए। आप सर एक चीज और पूछता हूं मैं। ठीक है अंशुल जी, ठीक है अंशुल जी, देखिए ठीक है, कौन किसको मानता है वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। अभी आप ये बताइए, सरकार आपकी है, ये मामला कब सुलझेगा? और जो लगातार मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, आखिर इन तमाम समस्याओं का समाधान कब तक हो पाएगा? और जो मुख्य आरोपी हैं वो कब तक जेल के पीछे होंगे?
सर मैं आपको वही बता देना चाहता हूं कि यह जो प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है बीजेपी की ओर से या किसी भी ओर से, प्रोपेगेंडा कौन रच रहा है वो छोड़िए, अभी आप सिर्फ इतना बताइए कि जांच कहां तक पहुंची है और जो मुख्य आरोपी हैं वो जेल के पीछे कब तक होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिन आरोपियों को चिन्हांकित किया गया है, जिनके ऊपर स्क्रूटनिंग हुई थी, वो आज जेल के पीछे हैं और माननीय न्यायालय में इस प्रकार का मामला है तो उस पे किसी भी पार्टी का बयान देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन तब भी मैं आप सरकार मेरी है, जिम्मेदारी मेरी है। और जिसने सबसे पहले झंडा उखाड़ा आखिर वो कौन है? क्या उसकी पहचान हो पाई है? मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। ये माननीय न्यायालय में है, इसका माननीय न्यायालय में है। माननीय न्यायालय सम्मान पूर्वक इस चीज को हमें और आप तक आपको बताएगा। लेकिन दूसरी बात मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इंडिया न्यूज के रिपोर्टर को आप वहां पर भेजिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वहां पे शांति और सौहार्द भरा माहौल है। आज कवर्धा आप भी जा सकते हैं, आनंद भैया भी जा सकते हैं और रमन सिंह जी भी जा सकते हैं और मैं भी जा सकता हूं। कवर्धा में किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या का अनुदानिता कहीं से कहीं तक होते हुए नजर नहीं आ रही है। लेकिन वो बात अलग है कि जो रमन का चश्मा लोग लगाए हुए हैं और उनकी सियासी गर्मियां जो उनकी तेज हुई है, राजनीतिक रोटियां वो सांप्रदायिकता पे नहीं सेंक पाए हैं, उसके लिए जहां उनके लिए कहीं ना कहीं समस्या आती हुई नजर आ रही है, उसके लिए ना कांग्रेस कुछ कर सकती है, ना इंडिया न्यूज कुछ कर सकती है, ना हिंदुस्तान की जनता जनार्दन महोदय कुछ कर सकती है सर उसके लिए। अनुराग जी सहमत हैं जो जवाब दिया गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चलने देगी, तुष्टीकरण नहीं चलने देगी, धर्मांतरण। एक काम करते हैं, अगर आपको ठीक है अंशुल जी बोल लेने दीजिए, अंशुल जी बोल लेने दीजिए। ठीक है अंशुल जी बोल लेने दीजिए, आपको समय दिया मैंने, आपको समय दिया मैंने, आपको भरपूर समय दिया मैंने, आपको भरपूर समय दिया मैंने, अब उनको बोल लेने दीजिए। ठीक है समाप्त कर दीजिए ना सर इस मुद्दे को, सर खत्म कर दीजिए सर। नहीं, अभी आप डिबेट का प्रोटोकॉल पहले सीख जाओ, फिर डिबेट करना। आप बीच में बोलने लगते हो। ठीक है अनुराग जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में तुष्टीकरण और धर्मांतरण की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगी, उसके खिलाफ मोर्चा खोलेगी। दूसरा, हम हिंदू धर्म के भगवा ध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है। चौथा मेरा ये है, मैंने कहा इनसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते, कांग्रेस का पक्ष रखने वाले नेता होने के नाते सिर्फ इतना बता दें कि यदि पुलिस के उच्च अधिकारी ने कह दिया कि बीजेपी इन्वॉल्व है, क्यों उसमें मंत्री जो वहां थे मोहम्मद अकबर, चूंकि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इसलिए उनकी क्या भूमिका थी। दो, तीसरा, भगवा ध्वज जो उखाड़ा गया वो किस प्रयोजन से उखाड़ा गया जिससे इस मामले की शुरुआत हुई। तीन, और चौथा, जो अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई जेल में जाने के बाद लोगों के खिलाफ में और अनावश्यक केस दर्ज किए गए, उसके पीछे क्या मंशा थी। तो इस पर यदि हम न्यायिक जांच करने की मांग कर रहे हैं तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है? हमारे नेताओं को क्यों अरेस्ट कर लिया जा रहा है सिविल लाइन के थाने में? क्या कारण है? तो उसका जवाब देने को छोड़कर ये ठीक है, ठीक है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंशुल जी बात कीजिएगा, समय की बहुत कमी है। अंशुल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए और इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। तो सुना आपने, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू है, लेकिन निष्पक्ष जांच हो ये सभी की मांग है। एक ब्रेक।